इस वक्त देश पर अगर सबसे बड़े संकट की बात की जाए तो वो है कोविड-19 का संक्रमण। देश ही क्या, राज्य क्या, विदर्भ और नागपुर की अगर बात करें तो हर तरफ मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र की स्थिति काफ़ी गंभीर है, विदर्भ के भी कई जिलों में लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बात अगर नागपुर शहर और ग्रामीण की जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और न जाने कितने ही लोग जो रोज है दम तोड़ते हैं इस बीमारी के कारण। अस्पताल प्रशासन की भूमिका भी हमें काफ़ी संदिग्ध नज़र आती है। हर लेवल पर हर कोई अपना काम कर रहा है, कई एनजीओ अपना काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जो महाविदर्भ जनजागरण इस एनजीओ के तरफ से काफ़ी काम कर चुके हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस महाविदर्भ जनजागरण संयोजक के नितिन रोंघे सर की, जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विदर्भ में कोरोना की क्या स्थिति है इस बारे में उनसे हम जानकारी लेंगे और इसके वो जानकार भी है। सर, सबसे पहले विदर्भ टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है वो है कि कोरोना का संक्रमण। बात अगर हम कोरोना संक्रमण की जाए तो क्या आपको लगता है कि देश में शुरुआती जो 3 महीने थे काफ़ी कड़ा लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब जो उसके बाद के 3 महीने हम देखते हैं प्रशासन कुछ थका हुआ नजर आता है। क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? ये फ़र्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि प्रशासन थक गया है। एक्चुअली जो 3 महीने पहले जो परिस्थिति थी कि पेशेंट्स कम थे और लॉकडाउन 100% था, अभी पेशेंट्स बढ़ गए हैं और लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप नागपुर की स्थिति ले लीजिए, अप्रैल मई जून में काफ़ी कंट्रोल में था। जैसे अगर आप नागपुर सिटी का एग्जांपल लेंगे कि जैसे ही प्रशासन ने ढिलाई दिखाई वैसे नागपुर में केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और आज तो हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में हैं। तो नागपुर में आप देखिए कि इस ज़िले में 61,000 पॉजिटिव केसेस और तकरीबन 2,000 डेथ्स। आप 2,000 फैमिलीज़ के बारे में सोचिए, उन सब पे क्या गुजरी है। और ऐसा नहीं कि अभी डेथ के बाद उनका बात ख़त्म हो गई है, वो फैमिलीज़ किस ट्रबल से जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उन फैमिलीज़ के लिए भी। सर, महाविदर्भ जनजागरण की तरफ से आप एनजीओ आप चलाते हैं, 5 साल से चला रहे हैं। विदर्भ की स्थिति के बारे में रोज़ आपको नए नए आंकड़े भी आपके भी सामने आ रहे होंगे, कितना गंभीर आपको नज़र आता है। और बात अगर अस्पताल प्रशासन की जाए तो कई मामले हमारे सामने आते हैं जहां पर फैमिली मेम्बर्स ही पेशेंट्स के खुद ही अस्पताल प्रशासन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक टाइम के बाद वो ध्यान देना बंद कर देते हैं। बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ये कमी तो प्रशासन की ओर से उन्हें मुहैया कराने पर नहीं दी जाती, लेकिन एक पेशेंट जो काफ़ी जिम्मेदारी से फैमिली सौंपते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड वार्ड में किसी को आने की ये नहीं होती, तो ऐसे में अगर इस तरह का व्यवहार रहा तो परिजन क्या करें? देखिए, इस चीज़ के लिए हम अलोन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। उनके ऊपर देखिए कितना काम का लोड है, इतने सालों से, इतने दिनों से, ये जो पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है उनके ऊपर कितना लोड है। दूसरा, क्या उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ है? आप सोचिए, इतने दिन हो गए हैं, मतलब विदर्भ में बाढ़ हो गई, विदर्भ में कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए। क्या आपने कभी देखा कि इस प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम कभी तो भी यहाँ आके गए? आप भंडारा गोंदिया की बात कीजिए कि वहाँ पे कोरोना चल रहा था, इतने सारे मामले बढ़े हुए थे, इतनी फ्लड्स आई थी, लेकिन क्या किसी ने, मिस्टर सीएम, मिस्टर डिप्टी सीएम, किसी ने आके देखने की ज़रूरत नहीं समझी? इतना ही क्या, जो हमारे यहाँ के पिछले सीएम थे वो 3 दिन के बाद आके एक 4 घंटे का दौरा करके गए और बात वहीं ख़त्म हो गई। दूसरी और एक बात है कि जो सारी कोविड की फैसिलिटीज़ है, जो कोविड के नए सेंटर्स आ रहे हैं, जो नए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, या एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड जो कोविड के हॉस्पिटल्स है, 1000 बेडेड, 2000 बेडेड है, वो ये सारे वेस्टर्न महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई और नासिक में किए जा रहे हैं। नागपुर में सेंटर बना कोविड का केयर हॉस्पिटल बनाने के लिए हाई कोर्ट ऑफ नागपुर हैड टू इंटरवीन। ये क्या चल रहा है? और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोविड के वक्त में राजनेताओं ने जो पॉलिटिक्स खेला वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं नागपुर का एग्जांपल आपको देता हूँ। मिस्टर तुकाराम मुंडे बहुत ईमानदारी से इस काम के पीछे लगे थे। देखिए, मुंडे जी ने क्या कहा था कि हमको शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तब सत्ताधारी पक्ष के नेता क्या बोल रहे थे, आज के मेयर क्या बोल रहे थे कि नहीं, अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो अभी हम सड़कों पर आएंगे। आज आप सैटरडे से पिछले दरवाजे से आप कि पब्लिक कर्फ्यू के हिसाब से लगा रहे। अगर आपको कर्फ्यू लगाना है तो आज लगाइए, 10 दिन का लगाइए, 15 दिन का लगाइए, लेकिन कर्फ्यू इतना कड़क होना चाहिए कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ दवाई की दुकानें खुलेंगी और जो मिल्क की शॉप्स है वो सुबह 10 से 12 तक आप खुले रखिए। जो रोड पे दिखता है, मैं आज मानता हूँ आपके पास पुलिस की कमी है, चालान भेजिए उनके घर पे, 500 का जहाँ फाइन है 1000 का फाइन भेजिए। लोग अपने आप सुधरते हैं, लोग अपने आप लाइन पे आते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में ढील देंगे तो इस शहर को आने वाले टाइम में और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ मैडम आपसे, आप मेरे को बताइए कि मुंडे जी के जाने के बाद तकरीबन 1500 डेथ सिटी में हुई है।
आप हो तो उनको निकालने के पीछे लग गए थे। इस 1500 डेथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? ये सबसे बड़ा आज की तारीख में सवाल है। हर इंसान इस शहर का घबराया हुआ है, हर इंसान इस शहर का घबराया हुआ है। आज मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने सीनियर सिटीजन्स को जानता हूँ कि 6 महीने हो गए लोगों ने घर के बाहर पाँव नहीं रखा। और उसमें दोनों कारण है, एक है कोविड का और दूसरा लोग इस चीज़ से भी डर रहे हैं कि कल को अगर मेरे को कोविड हो गया तो मेरे ऊपर कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगा। मिस्टर तुकाराम मुंडे ने एक बात कही थी कि अगर कोई हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो वो उसके ऊपर फ़ाइन लगा रहे थे, उनके हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करने तक वो बात आ गई थी। आपने उनको भगा दिया। आज आप देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट एडमिट किए बराबर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए वहाँ पे कैश में जमा करना पड़ता है। कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं ये? तीसरी बात, ये रेंट हॉस्पिटल्स वाले, कुछ हॉस्पिटल वाले, ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी नहीं ऑनर कर रहे। कहाँ से लाएंगे लोग इतना पैसा? ये सिचुएशन डे बाय डे बहुत बुरी होती जा रही है। तो ये आपने नागपुर की बात कही कि हमारे जो पूर्व आयुक्त है उन्हें जब यहाँ से निकाल दिया गया, इनडायरेक्टली हम कहेंगे निकाल दिया गया, उसके बाद की ये सिचुएशन है। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि नागपुर में किस तरह से स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है, और अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था बैठी है उनके बारे में क्या कहेंगे? आज से, अब से, इस वक्त से नागपुर में एक 8 से 10 दिन का कंटिन्यूस लॉकडाउन की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, कर्फ्यू कहेंगे आप उसको। लोगों को दीजिए, आप 24 घंटे का टाइम दीजिए, निकलता है। लोगों को भी सब समझ में आ गया है कि हमको क्या सामान लेके रखना है, किस चीज़ का स्टॉकिंग करके रखना है। लेकिन उस 1 हफ्ते या 10 दिन का जो आप लॉकडाउन प्रपोज कर रहे हैं, जो कर्फ्यू प्रपोज कर रहे हैं, उसमें फिर प्रशासन की तरफ से किसी को ढिलाई नहीं देनी चाहिए। मैं बहुत जवाबदारी से एक बात बोलता हूँ, बहुत उस चीज़ का बड़ा दुख होता है मेरे को कि जब नया नया नागपुर में कोरोना आया था, कुछ पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए थे। एक व्यापारी को जो पॉजिटिव था उसको मेयो में एडमिट किया गया। नागपुर के एक एमएलए ने उसके लिए फ़ोन किया कि उसको छोड़िए। वो आया वापस, अपने पूरे एरिया में उसने कोरोना फैला दिया। ये नहीं होना चाहिए। या तो प्रशासन पूरी तरह से अच्छे से चला ले, या तो फिर दूसरी ये भी है कि सारे इस शहर के मेयर, इस शहर के सारे एमएलएज, इस शहर के एमपी सारे एक आए और खुद अपनी तरफ से शहर चलाए और उस चीज़ को फिर कंट्रोल में ला के दिखाए। सर, कोरोना की स्थिति में बात अगर विदर्भ की जाए, क्योंकि आप विदर्भ से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, तो बाढ़ की स्थिति भी कई ज़िलों में आई है, लेकिन वहाँ तक कोई गंभीर, जो हम कह रहे हैं, बचाव कार्य किया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोरोना के साथ वो भी एक स्थिति जानलेवा थी, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही एक इंसिडेंस पिछले साल कोल्हापुर में हुआ था। आप पिछले साल के पेपर या आपके टीवी के बाइट्स उठा के देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोल्हापुर वालों के लिए क्या क्या किया था और भंडारा गोंदिया वालों के लिए क्या क्या किया। मैडम, मेरे को एक बात बताइए, इतनी बड़ी फ्लड्स हो गई, हज़ारों परिवार बेघर हो गए, सड़क पे आ गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और इस कोविड के महामारी में। लेकिन क्या सीएम, डिप्टी सीएम कोई भी आके गया? हमारे यहाँ के पिछले मुख्यमंत्री थे, 4 दिन के बाद उनका दौरा होता है। हमारा क्या कोई वाली नहीं है? दूसरी एक बात मैं आप बताइए, अकोला जैसी जगह में, विदर्भ में क्या एक बड़ा सेंटर है, अकोला जैसी जगह में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार है। वहाँ का एमएलए लड़ रहा है कि इस सुपर स्पेशलिटी में आप सिर्फ इक्विपमेंट्स और मेरे को स्टाफ दीजिए, हम इसको चालू करते हैं। कोरोना वहाँ चरम पर है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन्स है क्या? अब नागपुर में एक 1000 बेडेड एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल का प्रपोजल था, हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। क्या ज़रूरत है? और ऐसे बुरे वक्त में हम क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्यों हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक लाइन में आके क्यों नहीं बोलते? और एक बात है, दरिया इस शहर में घुसने वाला है। या तो शहर को बचाइए या आप खुद जाइए और उस दरिया को रोकिए, नहीं तो आने वाले टाइम में इतना ख़राब हो जाएगा कि कोई किसी को बचाने वाला नहीं रहेगा। स्थिति दिन पे दिन हाथ से बाहर हो रही है, जिस बारे में आपने यहाँ पर कहा। सर, एक पुलिस भर्ती को लेकर आपने गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी एक लेटर भेजा है, क्या बताएंगे उस बारे में? देखिए, अपने भारत के संविधान के आर्टिकल 371(2) और नागपुर करार के कलम 7 के अनुसार विदर्भ के युवकों को सरकारी नौकरियों में 23% सीटें मिलनी चाहिए, अपनी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। हम पिछले काफ़ी सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं कि सही में महाराष्ट्र के युवकों को कितनी नौकरियां मिली। इससे पहले के काफ़ी रेफरेंसेस है, फजल अली आयोग से लेके हर जगह उसका रेफरेंस आया हुआ है। और एक बार तो माननीय शरद चंद्र पवार जब 1984 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन में थे, उन्होंने ही कहा था कि विदर्भ के और मराठवाड़ा के लड़कों को सिर्फ 3 से 5% नौकरियां मिली है।
कुछ साल पहले एमपीएससी के अध्यक्ष थे श्री सुधीर ठाकरे, उन्होंने गवर्नर को एक लेटर लिखा था कि विदर्भ के युवकों को सिर्फ 5 से 7% नौकरियां मिल रही है करके। और ये बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि क्या है कि ऑफिसर जो यहाँ पर आते हैं वो बाहर से आते हैं, उसको यहाँ पे आना है, अपना 3 साल का टेन्योर कंप्लीट करना है और फिर वापस उसकी अपनी पोस्टिंग लेके वो चले जाता है। लेकिन विदर्भ के युवकों को बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती। अभी महाराष्ट्र में 12,500 पुलिसों की भर्ती हो रही है। तो हमने एक बहुत डिटेल लेटर लिखा है जो आज हम होम मिनिस्टर को पोस्ट करने वाले, उनका ऑफिस बंद है तो आज हम ईमेल करने वाले हैं, कि जिसमें हमने उनको सारी इंट्रिकसीज, सारे उसके जो लीगल एस्पेक्ट है वो समझा के उनको भेजा है और उनको ये बताया कि आपके डिपार्टमेंट में मान लीजिए आज 1 लाख लोग हैं, तो आप उन 1 लाख लोगों को एक एक्सेल के जरिए उसका एक फ़िल्टर लगाइए, उसमें मराठवाड़ा से कितने हैं, विदर्भ से कितने हैं और वेस्टर्न महाराष्ट्र से, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से कितने, और विदर्भ के जितने लोग कम आएंगे उतना बैकलॉग उस 12,500 के भर्ती में विदर्भ के लोगों का ऐड करके उतने लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ मैडम, ये पॉइंट विदर्भ के आंदोलन में सबसे बड़ा दुर्लक्षित पॉइंट है और इस चीज़ को किसी ना किसी ने लेना चाहिए। हम काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट आपके चैनल के माध्यम से हम ये लोगों के तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन जो 12,500 नौकरियां मिली है और जो नागपुर करार और 371(2) के हिसाब से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो विदर्भ के बहुत सारे लड़कों को पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल सकती है। जी, आपके माध्यम से इस शहर के महापौर, इस शहर के एमएलए और विरोधी पक्ष नेता, इस शहर के एमपी और केंद्रीय मंत्री से एक ही सवाल है कि आपको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई थी कि आपने श्री मुंडे जी को हटाने के लिए इतना आपका प्रेस्टीज पॉइंट बनाया। वो कम से कम काम ही कर रहे थे ना। छोटी छोटी चीज़ें दी गई थी कि उन्होंने कोई किसी कंपनी का चार्ज ले लिया जो प्रॉबेबली स्पेसिफाइड नहीं था। होती है गलतियाँ, हर बार ये बताया जाता है कि वो जो उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में जो कोविड सेंटर बनाया उसमें पानी टपकता है। आपने इतने सारे काम किए हैं, आपने कभी कोई गलतियाँ नहीं की क्या? आप मेरे को एक बात बताइए कि जो आदमी काम करता है उसी से गलतियाँ होती है। बट मेरा आज भी ये मानना है कि अगर मुंडे साहब इस शहर के अगर कमिश्नर रहे होते तो इस शहर की परिस्थिति बहुत अलग रही होती। और मैं ये भी बताता हूँ कि अभी भी इन सब लोगों ने संभल जाना चाहिए, इन लोगों ने होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज हर रोज़ तकरीबन 1,500 से 2,000 पॉजिटिव केसेस और 50 से 60 डेथ्स हो रही है। मान लीजिए ये आंकड़ा अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आपको जलाने के लिए घाट नहीं रहेंगे और शहर की परिस्थिति बहुत भयावह होने वाली है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नितिन रोंघे सर, जिन्होंने विदर्भ की कई समस्याओं पर, कोरोना के साथ अन्य समस्याओं पर भी बात की, जो काफ़ी इसके लिए काम करते आए हैं। हम देखते हैं कि हम शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर लड़ते हैं और कई बातें करते हैं, लेकिन आज हमारे सामने जीने और मरने की स्थिति आ गई है कोरोना संकट की वजह से। लेकिन फिर भी उस मुद्दे को लेकर सिर्फ राजनीति की जा रही है। सेवाओं का अभाव कहे, व्यवस्था का अभाव कहे, या फिर सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से सिर्फ जो मासूम या जो आम जनता है वो अपनी जान गंवा रही है, जिस पर आज कई मुद्दों को उठाते हुए हमने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।